तो गुरु लोग अभी तक तो खबर बस्ती में फैली गई होगी कि मार्वल अब ऑफिशियली थंडरबोल्ट्स को न्यू एवेंजर्स बोल के कैंपेन कर रहा है, जो कि थोड़ा वियर्ड भी है क्योंकि मूवी को रिलीज हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। खैर अच्छा लगे या बुरा, पर बात यही है कि अभी के लिए यही हमारे न्यू एवेंजर्स हैं, जिसमें 3 तो सुपर सोल्जर्स ही हैं, 2 खूबसूरत औरतें हैं और एक बावला इंसान है। लेकिन बात यहाँ की खत्म नहीं होती है। थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जेक श्रेयर ने ये अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया है कि थंडरबोल्ट्स या फिर न्यू एवेंजर्स का पोस्ट क्रेडिट सीन उन्होंने शूट ही नहीं किया है। तो क्या हम ये मान के चले कि यही है एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट लुक? क्या यहीं से शुरू होने वाला है डूम्सडे? वेल हेलो, मेरा नाम है जॉदीप राजकुमार और बिना देरी किए चलो डिटेल में मार्वल के सबसे लंबे पोस्ट क्रेडिट सीन को डिकोड करते हैं। तो देखो, थंडरबोल्ट्स की एंडिंग या फिर 4th एक्ट में जब वैलेंटीना रॉबर्ट को एज सेंट्री बोल के इंट्रोड्यूस करती है, तो मार्वल वालों ने एक स्मार्टली गेम खेल दिया है, ये बोल के कि सेंट्री के अंदर 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। कॉमिक्स में देखोगे तो सेंट्री को क्रिएट ही इसलिए किया गया था ताकि मोस्ट पावर हाउस सुपर हीरोज को काउंटर दे सके, तभी उसको मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर मिलती है। लेकिन यहाँ मार्वल ने आराम से सेंट्री को नर्फ करते हुए उसको 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर दे दी। तो जब अपना बॉब, जो कि पहले से ही ड्रग एडिक्ट था, उसको सेंट्री की पावर्स देके उसके मेंटल ट्रॉमा को एम्पलीफाई कर दिया जाता है, जिससे कि हमें आगे जाके जब वैलेंटीना अपने फेल सेफ को दबा के सेंट्री को एक तरह से मार देती है, तो वही सेंट्री का ही दूसरा पार्ट यानी वॉइड टेक ओवर कर लेता है। अब देखो, कॉमिक्स में वॉइड एक कंप्लीट अलग लेवल का पावरफुल बंदा होता है, लेकिन यहाँ मार्वल ने अपना एक डिफरेंट टेक लिया है। सो अपेरेंटली वॉइड सबको वेपराइज करके उन्हीं के ही डार्क मेमोरीज में उनको ट्रैप कर देता है। सो जब येलिना वॉइड के अंदर जाती है बॉब को ढूंढने के लिए, तो वॉइड येलिना को उसी के ही वर्स्ट ट्रॉमा में उसको बार बार रिलीव करवाता है। बट देन वहाँ पे बाकी के थंडरबोल्ट्स भी पहुंच जाते हैं एंड समहाउ दे मैनेज टू पुल आउट बॉब फ्रॉम द वॉइड डार्कनेस। सो जब ये कांड हो जाता है तो सबकी नजर वैलेंटीना पे पड़ती है, जो कि उनको ट्रिक करके मीडिया के सामने न्यू एवेंजर्स घोषित कर देती है। अब देखो, यहाँ पे 3 चीजें हो जाती हैं। एक तो ये कि येलिना और बाकी सब न्यू एवेंजर्स को एक न्यू पर्पस मिल जाता है लाइफ का, जो कि वो पूरे मूवी में ढूंढ रहे थे खुद के लिए। दूसरा ये कि वैलेंटीना अब एक तरह से बॉयज की एशली की तरह हो गई है, जो कि अब न्यू एवेंजर्स के लिए काम तो करेगी, लेकिन खुद की तशरीफ बचाने के लिए। I mean, खुद ही सोचो ना कि ये एवेंजर्स अब पब्लिकली इतने बड़े इमेज के बन गए हैं कि वैलेंटीना अब इनका कैसे भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। तभी तो येलिना ये वैलेंटीना को बोलती है ना कि वी ओन यू नाउ। लेकिन पता है यहाँ पे तीसरा चीज जो ये समझ में आता है कि जब आप अच्छे से मूवी के क्रेडिट सीन्स को देखोगे तो हमें न्यूज़पेपर्स के फॉर्म्स में ये दिखाया जाता है कि पब्लिक अभी भी इनसे खुश नहीं है कि न्यू एवेंजर्स बने हैं। कुछ तो ये भी बोलते हैं कि नॉट माई एवेंजर्स, जैसे हम सब ने सैम विल्सन के टाइम पे ये बोल रहे थे ना कि नॉट माई कैप्टन अमेरिका, वैसे ही। तो मार्वल ने यहाँ पे अपना एक मेटा जोक तुम पे फेंक के मारा है। बट मजाक से हटके यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि न्यू एवेंजर्स फेम और नेम के भूखे तो होंगे। जैसे ओरिजिनल एवेंजर्स थे ना फेमस, वैसे ही इनको भी फेमस होना है। खैर आगे बढ़ते हुए मार्वल का मिड क्रेडिट सीन आता है, जिसमें एलेक्सिया या फिर रेड गार्डियन एक कन्वीनियंस स्टोर में होता है और एक औरत को ये बोलता है कि ये देखो सीरियल बॉक्स में जो थंडरबोल्ट्स है उसमें रेड गार्डियन मैं हूँ। कहा था ना फेम के भूखे हैं। सो वो औरत रेड गार्डियन से वो बक्सा लेती है और वहीं पर ही पटक के चली जाती है। बट ये मिड क्रेडिट सीन बस वही मार्वल के मर्चेंडाइज को बेचने के लिए था, जिससे मार्वल मोटा पैसा कमाता है। लाइक लिटरली उनके मर्च ओवर प्राइस्ड बिकते हैं। खैर इस जोक से हटके मार्वल के अब तक के सबसे बड़े पोस्ट क्रेडिट सीन में आए तो इससे बहुत कुछ हमें पता चलता है। तो एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि न्यू एवेंजर्स को ऑफिशियल हुए 14 मंथ्स यानी 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, जिसमें अब ये हमें पता चलता है कि न्यू एवेंजर्स अपनी पब्लिक इमेज को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। इन सब की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी यही है कि इनको पब्लिक रिकॉग्निशन चाहिए, जैसे कि ओरिजिनल एवेंजर्स को मिला था। इनफैक्ट हमें मूवी के क्रेडिट सीन्स में भी दिखाया जाता है कि ये अपना कितना प्रमोशन कर रहे होते हैं कि यार हम ही है न्यू एवेंजर। बट अपेरेंटली हमारे कप्तान साहब यानी सैम विल्सन इस बात से खुश नहीं है। येलिना ये भी बोलती है कि सैम हम पे केस भी करने वाला है ये एवेंजर्स नाम के कॉपीराइट के लिए। तो यहाँ पे 2 बातें तो क्लियर हो जाती हैं। पहला तो ये कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड की इवेंट्स के बाद अब 1 साल का टाइम गैप बीत गया है एंड सैम की अपनी खुद की एक एवेंजर्स टीम बन चुकी है, बट एट द सेम टाइम बकी की भी यहाँ न्यू एवेंजर्स टीम बन गई है। तो अपने कप्तान साहब यानी सैम विल्सन इस बात से नाखुश है कि साले जो कल तक चमन चूतिए थे वो अब न्यू एवेंजर्स बन के बैठे हुए हैं। और वैसे भी कैप्टन की ओरिजिनल शील्ड तो वैसे भी सैम के पास है, तो वो एवेंजर्स का कॉपीराइट अपने पास लेने वाला है, जिसके लिए वो वैल की टीम पे केस ठोक देगा। और दूसरी मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पता चलती है कि बॉब यानी सेंट्री भी ऑफिशियली अब न्यू एवेंजर्स का हिस्सा है, लेकिन कंडीशन ये है कि अब अगर उसे सेंट्री बनना है तो उसे वॉइड को भी जगाना होगा। मतलब कि एक पर्सनालिटी के बिना वो दूसरे को नहीं जगा सकता। तो यहाँ पे मार्वल ने स्मार्टली एक चेक ऑफ गन छोड़ दिया है, जिसका वो यूज बाद में भी जाके कर सकते हैं। सो जब ये बात चली रही होती है तो येलिना ये एक बात बोलती है कि स्पेस अब
भर गया है। देखो अब ये डायलॉग के बहुत सारे मीनिंग्स निकल के आते हैं। मीनिंग इस पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है, पर डेफिनेटली एक बात तो है कि इन 1 सालों में जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने अर्थ के आउटर स्पेस को भर दिया है, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट ही सीन में हमें ये पता चलता है कि अर्थ 616 के आउटर स्पेस में कोई इंटर डायमेंशनल शिप की एंट्री हुई है। मतलब ये कोई यूएफओ नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स के किसी दूसरे कोने से एक शिप आई है, जिसमें हमें ये दिखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर की शिप होती है। अब देखो ये मूवी को बहुत ही बड़ा एलिवेशन दे देता है, क्योंकि हमें पता है कि फैंटास्टिक फोर ही फेज 6 की न्यू शुरुआत है। तो क्या हम ये समझे कि फैंटास्टिक फोर की एंडिंग हमें स्पॉइल कर दी गई है? वेल देखो हाँ भी और ना भी। देखो ये बात हमें पहले से समझ में आ गया था कि फैंटास्टिक फोर अपने अर्थ को बचाने में शायद कामयाब नहीं हो पाए थे, इसीलिए वो एक डायमेंशन जंप मार के यहाँ पे आए हैं, which also makes sense कि इसी वजह से तो इनकर्जन यानी सीक्रेट वॉर्स का प्लॉट स्टार्ट होगा। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम ये समझे कि यहाँ से एवेंजर्स डूम्सडे का प्लॉट स्टार्ट होता है? क्योंकि रिसेंट के एक इंटरव्यू में थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जेक श्रेयर ने ये बात बोला है कि इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि मे बी ये सीन रूसो ब्रदर्स ने ही शूट किया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली यहीं से डूम्सडे स्टार्ट होगा? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर फैंटास्टिक फोर वहाँ उस अर्थ से भागी है, तो मे बी क्या पता डॉक्टर डूम भी यहाँ इसी अर्थ में पहुंच गया हो, एंड सिंस वो टोनी स्टार्क का वेरिएंट है, तो फिर मे बी ये भी हो सकता है कि यहीं से वो अपना प्लॉट स्टार्ट करे। देखो पॉसिबिलिटीज तो यार बहुत सारी हैं, बट अभी के लिए तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ एवेंजर्स डूम्सडे शायद यहीं से स्टार्ट हो। बाकी यार तुम बताओ कि तुम्हारे क्या थ्योरीज हैं? कसम से मजा आएगा नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करने में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि मुझे मोटिवेशन तो मिले। तब तक के लिए जॉयदीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।